हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी। ठीक है। जिस तरीके से 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, हम लोग नोटिफिकेशन आते आते तक लगभग क्लास 8 तक एनसीईआरटी जो है वो कवर कर चुके होंगे। ठीक है। और उसका एग्ज़ाम जो है लगभग दिसंबर तक आएगा। तो हम लोग 1 से 1.5 महीने में हम लोग पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जो है वो कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो वनडे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेस मजबूत हो जाएगा और हमारा बीपीएससी के लिए बीपीएससी का पीटी में काफ़ी ज़्यादा पीटी तो बिल्कुल इजीली निकल जाएगा और मेंस को भी हमें एक बेस मिल जाएगा। ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी बेहतर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है। तो क्लास 6 का जो चैप्टर 1 था हमारे अतीत वो कवर कर दिए हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो चैप्टर 2 है यानी अध्याय 2 है क्लास 6 का, हिस्ट्री का, इतिहास का। ठीक है। ठीक है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है। इसका हम लोग जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो महत्वपूर्ण काफ़ी ज़्यादा है, उसी चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करना है। ठीक है। और उसके बाद ये वाला कवर करके एनसीईआरटी कवर करके हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपका जो स्पेक्ट्रम हो गया वो कवर कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा हो जाएगा, हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ पढ़ेंगे, इसका पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। ये तुषार की रेल यात्रा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आरंभिक मानव आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ये क्वेश्चन माइंड में लाइए। ठीक है। कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है। हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है। ठीक है। हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं, ये वाला हम लोग लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या है कि हम लोग उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर भोजन के इंतजाम करने की विधि के आम आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। ठीक है। मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक सामुदायिक लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कारण कई थे। पहला कारण, ठीक है, पहला कारण, ठीक है, क्या था? पहला कारण क्या है? पहला पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरे कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। याद रखिएगा, पहला कारण पता चला, दूसरा कारण पता चला। तीसरा कारण यह था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर
जाना पड़ता होगा। ये है, ठीक है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण, ठीक है, उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, और इनमें से पत्थरों का औजार जो है आज भी बचे हैं। समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है? इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है वो फूल फल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, ठीक है, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। याद रखिएगा, पत्थरों का औजार का उपयोग, ठीक है, इंसानों के खाने योग्य जड़ों के खोदने और के लिए किया जाता था। और दाएं, यानी ये वाला, ठीक है, दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र होगा जैसे लाल त्रिकोण। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, लाल त्रिकोण जो है वो क्या है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाल त्रिकोण पूरा पाषाणिक पुरस्थल, नाभ जो चतुर्भुज है वो नाभ पाषाणिक पुरस्थल, जो सर्किल है वो महापाषाणिक पुरस्थल, और जो आपका बर्फी टाइप का है वो आरंभिक गांव, और जो स्टार टाइप का है वो आधुनिक नगर है। ठीक है, इन सब का इस फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाल त्रिकोण वाले स्थान में पुरस्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है, यानी जो शिकारी हैं वो शिकार वहाँ रहा करते थे, उनका जो रहने का स्थान था वो हमें जो क्या बोलते हैं त्रिकोण, यानी लाल त्रिकोण जो है उससे पता चलेगा, सिंबल के रूप में दिया हुआ। जैसे भीमबेटका तो आज भी एक रहस्यमय जगह है जहाँ का लैंग्वेज, जो पत्थरों में लिखने का लैंग्वेज है वो उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और हुक्सी कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। हुक्सी आपका लगता है ये महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, ये हुक्सी तेलंगाना में, और कुरनूल की गुफाएं जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, आज के आंध्र प्रदेश में होगा। तो हुक्सी, भीमबेटका याद रखिएगा इसे थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ कुछ चुने गुने चिन्हित किए हैं, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए भीमबेटका के बारे में कुछ दिया हुआ है। आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ जगह, ये देख लेना, क्यों चुने हैं? ठीक है, तो चूँकि ये है, चूँकि पत्थर का उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो लोग बहुत तरीके से किया करते हैं, देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, जैसे ये रहा शिकार, ये रहा जानवर। ठीक है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, और इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये मिला है आपका मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिला है ये चीज़ें, ये भी आपका ये हो गया। ठीक है, देखिए जो एक छोटा सा क्या बोलते हैं बॉक्स में दिया रहता है एनसीईआरटी बुक में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए उसको तो छोड़ना है ही नहीं, पढ़ना ही है। ठीक है, पूरा स्थल,
पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल जो है, ठीक है, वो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों, ठीक है, पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, आपको क्या अगले अध्याय में बताया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आग की खोज अब हम लोग पढ़ेंगे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यानी कुरनूल गुफा कहाँ है ये देख लीजिए। कुरनूल गुफा एक बार फिगर में हम लोग देख लेते हैं फिर से वापस। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं, ठीक है, थोड़ा सा सही हो जाए। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं देख रहे हो आप, आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, पूरा स्थल के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, यह राख के अवशेष में मिले। कुरनूल गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यह राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग करते हैं। हम जिस का नाम और तिथियां हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने, ठीक है, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण कहते थे। यहाँ यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी प्राचीन पत्थरों से बना काल को हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों का महत्व को बताता है। अब पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक, मध्य और एवं उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक है, मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार जो है आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान के बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, ठीक है, देख लेना ये सब। ठीक है, बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले जो है वो क्या हुआ कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों को संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना, ठीक है, शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते हैं और कब
पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करने सीख लिए। अब इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को चारा रखकर जानवरों को क्या करने लगे, आकर्षित कर इन्हें पालतू बनाया होगा। इससे जब सबसे पहले जिस समय जंगली जानवरों को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते को जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रामक से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ठीक है। बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा कुछ पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधों तथा जानवरों अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह कि बचने की प्रक्रिया के दिशा अपनाए गए और पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमारियां होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के दानों के भार संभाल सके। ऐसे पौधे को बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनको सुरक्षित किया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। ठीक है। अहिंसक होते थे, इसलिए जो है हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। ठीक है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरियां आते थे। ठीक है। तुम किसी भी एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे की बीज को बो कर देखो, तुम किसी भी जो है वो बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लगभग लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने हो लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाला करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दो ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचने लगी। बहुत से इलाकों में लोगों की मिट्टियाँ के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई, फिर जमाने में गड्ढा खोदा। ठीक है। इस तरीके से बचने की प्रक्रिया हुई। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल किया जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता था जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता करें। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? इसमें से क्या है? ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और मानचित्र 2। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं मानचित्र 2 कहाँ है। मानचित्र 2 है। जो नीले नीले बर्ड है ना, उसको याद रखिएगा। ठीक है। कोल्डीवा, महागढ़, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दाउजली, हैंडिंग। ठीक है। सब याद रखिएगा। बुर्जहोम, मेहरगढ़। ठीक है। कोल्डीवा, बुर्जहोम तो इंडिया में है, मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। कोल्डीवा, महागढ़ और चिरांद, दाउजली सब जो है
हमारे इंडिया में है, और पेम जल्ले और हल्लूर भी इंडिया में दक्षिण में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आधुनिक कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के पौधे के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती या फिर से जानबूझकर जलाए हो गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी जो है बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, स्थायी जीवन की ओर तत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजारों हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। जितना छोटा छोटा पत्थर मिलेगा ना, उसका मतलब ये होता है कि वो उतना ही लेट से उतना अच्छा औजार जो है बना था, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं था तो लोग बड़े बड़े पत्थरों का कुछ भी बना करके शिकार कर लिया करते थे, लेकिन सही से शिकार नहीं होता था। तो इसलिए वो क्या करते थे कि पत्थरों को और कटिंग कर करके छोटा छोटा औजार बना लेते थे, जिससे आसानी से जानवर को मारते थे तो जानवर मर जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नवपाषाण युग के प्रस्थल से कई प्रकार के मिट्टियाँ बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन का अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधों को उगाया जा सकने लगा। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए गए होंगे? ऐसी बात नहीं है कि हर तरफ एक कई जगह स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह के काम करते थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीवन चलाया करते थे। मानचित्र मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ में देखो, ठीक है, ये मेहरगढ़ का चित्र है। ठीक है, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर का क्या समानता है? ठीक है, याद रखना, देख लेना। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम आते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृत्यु के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृत्यु के साथ कुछ सामान भी रखा जाते थे। मेहरगढ़ में जो है वो ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी के दफनाया गया था। याद रखिएगा, मेहरगढ़ में मिला है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ कब्र का चित्र। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री हम अलग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक नवपाषाणिक पुरास्थल का मतलब क्या होता है? नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती हैं और उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सीढ़ियों से लाया गया
चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, जब लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे।